2004 में RAY का एक ऑफिसर अचानक लापता हो गया। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि वो CIA के प्रोटेक्शन में वॉशिंगटन पहुंच चुका है। साथ लाया था क्लासिफाइड RAY फाइल्स। न अरेस्ट हुआ, न इंक्वायरी, न ही कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन। सवाल ये नहीं कि वो कैसे गया, सवाल ये है कि CIA भारत में कितनी गहराई तक घुस चुका है। इस घटना ने एक पुराना सवाल फिर से जिंदा कर दिया। भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे को किस नजर से देखती हैं? 1947 में भारत आजाद हुआ। उसी साल अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई। नाम था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी CIA। CIA का मकसद था अमेरिका के बाहर चल रहे राजनीतिक और सैन्य विकास पर नजर रखना, जहां जरूरत हो वहां इंटरवेंशन करना, और जहां लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज हों वहां ग्राउंड वर्क बिछाना। भारत ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ साल बाद बनाई, 1968 में। नाम था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी RAW। RAW सिर्फ पाकिस्तान या चीन जैसे इमीडिएट थ्रेट्स के लिए नहीं था, बल्कि किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया था। CIA का स्केल कहीं बड़ा है। उसके पास टेक्नोलॉजी, फंडिंग और ग्लोबल एक्सेस बहुत ज्यादा है। रॉ के पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन उसका फोकस क्लियर और एग्जीक्यूशन शार्प रहा है। CIA सिर्फ दुश्मनों को मॉनिटर नहीं करती, वो एलाइज को भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के नजरिए से देखती है, भारत जैसे देशों पर भी। CIA अपने जासूसी संग्रहण के लिए कई अप्रत्यक्ष चैनल का इस्तेमाल करती है, जैसे NGO, शैक्षिक कार्यक्रम, मीडिया कवरेज और सांस्कृतिक आदान प्रदान। इनमें से बहुत सी एक्टिविटीज सरफेस लेवल पर न्यूट्रल लगती हैं, लेकिन उनके पीछे लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। RAW का अप्रोच अलग है, कोवर्ट, साइलेंट और प्रिसाइज। वो फील्ड एजेंट्स और स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग के जरिए थ्रेट्स को ट्रैक करता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल। ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशनल बैटलफील्ड पर नहीं लड़ा जाता। यहां बुलेट्स नहीं, डेटा चलता है। यहां सोल्जर्स नहीं, ऑपरेटिव्स होते हैं। और यहां वॉर डिक्लेरेशन नहीं, साइलेंट इन्फ्लुएंस गेम होता है। CIA और RIV के बीच कभी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर नहीं हुआ, लेकिन दोनों एजेंसीज के बीच ग्लोबल स्पेस और नेशनल नैरेटिव को लेकर टग ऑफ वॉर हमेशा से चलता रहा है। CIA भारत को एक संतुलन शक्ति मानता है और उसे लंबी अवधि की प्रतिस्पर्धा की नजर से देखता है। रॉ जानता है कि खतरे सिर्फ सीमा पर नहीं होते, बल्कि सॉफ्ट पावर और फॉरेन फंडेड डिसरप्शन ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। यह संघर्ष हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन इसके संकेत मिलते हैं, कुछ सडन डिप्लोमैटिक मूव्स में, कुछ अनएक्सप्लेन्ड वीजा कैंसलेशंस में, या किसी हाई प्रोफाइल अरेस्ट के मीडिया ब्लैकआउट में। CIA ने भारत को कभी भी सिर्फ एक दोस्त या ट्रेड पार्टनर की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे एक ऐसा देश माना जो फ्यूचर में एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर बन सकता है। और शायद इसी वजह से उस पर अर्ली स्टेज से नजर रखी गई। कोल्ड वॉर के दौर में जब भारत ने USSR के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाए, तब से CIA ने भारत में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। CIA का सबसे प्रभावी तरीका रहा सॉफ्ट इन्फ्लुएंस टूल्स का इस्तेमाल करना। इसमें NGO, विदेशी फंडेड अकादमिक प्रोग्राम्स, जर्नलिस्ट एक्सचेंज स्कीम्स और कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे। इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए भारत की इंटरनल पॉलिसीज, लीडरशिप ओपिनियंस और ग्राउंड लेवल पब्लिक सेंटिमेंट्स को मॉनिटर किया जाता था, कई बार अनसीधे और कुछ मामलों में सीधे। एक प्रमुख उदाहरण है फोर्ड फाउंडेशन। 1950 से ये भारत में रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन के नाम पर काम कर रही थी, लेकिन 2010 के बाद RIV और IB की इंटरनल रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि इस फाउंडेशन की फंडिंग और कुछ ऑपरेशनल पैटर्न्स में इरेगुलरिटीज हैं। कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स आयोजित की गईं, जिनमें भारत की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को ओपनली क्रिटिसाइज किया गया। 2015 में भारत सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और एक बार फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की विजिलेंस साबित हुई। दूसरा मामला है
डेविड हेडले का, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की रेकी की थी। हेडली आधिकारिक रूप से एक बिजनेसमैन था और उससे पहले एक इन्फॉर्मर भी। अमेरिका में उसका संबंध ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ हद तक CAI से भी जोड़ा गया। जब वो पाकिस्तान गया और LET के साथ जुड़ा, तब भी उसे मल्टीपल US वीजा मिलते रहे। इसने इंडियन एजेंसीज को अलर्ट कर दिया और रॉ ने NIA के साथ मिलकर एक कंप्लीट इंटेलिजेंस ट्रेल तैयार किया, जिसने ये साबित किया कि CIA को उसकी गतिविधियों की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस में रखा। तीसरी रणनीति थी एकेडमिक सर्विलेंस। कुछ प्रमुख इंडियन यूनिवर्सिटीज में फॉरेन फंडेड रिसर्च ग्रांट्स के नाम पर ऐसे टॉपिक्स को प्रमोट किया गया जिनसे भारत की सॉवरेंटी और यूनिटी पर सवाल उठे। RAW ने इन पैटर्न्स को ट्रैक किया और धीरे धीरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई फॉरेन फंडिंग अप्रूवल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। 2014 से 2020 के बीच 1800 से ज्यादा NGO के FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए। यह सब अचानक नहीं हुआ था। यह RIV और IB की लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग का नतीजा था। CIA की कोशिश रही कि वो भारत की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को चैलेंज किए बिना भी उसकी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन RAW की अप्रोच बिल्कुल अलग रही। शोर नहीं, पर पूरा कंट्रोल। रॉ ने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचते हुए एक शैडो काउंटर नेटवर्क तैयार किया, जहां फील्ड एसेट्स, मीडिया एनालिस्ट्स और फाइनेंशियल ऑडिट टीम्स कोऑर्डिनेटेड सर्वेलेंस करते थे। CIA के लिए सबसे मुश्किल बात यह रही कि RIV पब्लिक एक्सपोजर नहीं चाहता था, इसलिए वो हर रिस्पॉन्स को साइलेंट, स्ट्रक्चर्ड और सिर्फ सरकार को अवेयर करने तक सीमित रखता रहा। आज भी भारत में कई थिंक टैंक्स, कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिकेशंस ऐसे हैं जिनके पीछे फॉरेन फंडिंग होती है और इन्हें लेकर RAY का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगातार एक्टिव रहता है। लेकिन इस पूरे खुफिया युद्ध की सबसे खास बात यही है कि यह कभी युद्ध घोषित नहीं होता, यह कभी हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन इसके प्रभाव भारत की नीति, सुरक्षा और रणनीति में साफ दिखाई देते हैं। 21वीं सदी ने खुफिया एजेंसियों की परिभाषा बदल दी है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाता है डेटा के कंट्रोल के लिए। CIA ने इस बदलाव को सबसे पहले समझा। उसने अपने ट्रेडिशनल ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क को साइबर और टेक सर्वेलेंस में तेजी से शिफ्ट किया। आज वो सिर्फ किसी देश के अधिकारी या नेता की जानकारी नहीं जुटा रही, बल्कि उसकी एंटायर डिजिटल इकोसिस्टम पर नजर रख रही है। अगर आपकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज CIA जैसी हों, ईमेल सर्वर्स, क्लाउड बैकअप्स, एनक्रिप्टेड कॉल्स, हर प्लेटफॉर्म को मॉनिटर किया जा सकता है। इंडिया जैसे देशों के लिए यह सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि अब इंटरवेंशन हथियार लेकर नहीं आता, बल्कि वो मोबाइल ऐप्स, एल्गोरिदम और डेटा सर्वर्स के जरिए होता है। CIA ने कई बार ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फंड किया जिनके जरिए यूजर बिहेवियर, पॉलिटिकल लीनिंग्स और नैरेटिव ट्रेंड्स को मेजर किया जा सके, और यह सब सरफेस लेवल पर ओपन सोर्स टूल्स की तरह दिखता है, लेकिन बैक एंड में वो एजेंसीज को मैसिव रियल टाइम इंटेलिजेंस देते हैं। इसी के मुकाबले में RIV ने भी अपनी साइबर इंटेलिजेंस ब्रांच को डेवलप किया। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO के जरिए भारत ने एक पैरेलल डिजिटल सर्वेलेंस स्ट्रक्चर तैयार किया। अब गेम सिर्फ डेटा कलेक्शन का नहीं है, बल्कि डिसइंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का भी है। कई बार किसी देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप वहां कोई हमला करें। सिर्फ इतना काफी है कि आप वहां मिस इन्फॉर्मेशन फैला दें, जनता को इंस्टीट्यूशंस से डिस्ट्रस्ट हो जाए, या फिर ऐसे नैरेटिव्स वायरल हों जो डिसीजन मेकर्स को कमजोर कर दें। CIA इस मानसिक युद्ध में दशकों से एक्सपर्ट रही है। 1960 में क्यूबा, 1970 में चिले और 2000 में मिडिल ईस्ट, हर रीजन में उन्होंने प्रूफ दिया कि किस तरह एक साइलेंट शिफ्ट लाया जा सकता है, मीडिया और सोशल बिहेवियर को सटली मैनिपुलेट करके।
भारत में भी कुछ सडन सोशल मीडिया ट्रेंड्स, प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन और एनजीओ बेस्ड कैंपेन्स को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। क्या इसके पीछे कोई एक्सटर्नल नैरेटिव बिल्डिंग काम कर रहा है? रॉ का काम इन पैटर्न्स को डिकोड करना है कि कौन से ट्रेंड्स ऑर्गेनिक हैं और कौन से नैरेटिव टूल्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साइबर वॉरफेयर में अब केवल हैकिंग नहीं होती, अब ज्यादा खतरनाक चीज है ट्रस्ट को हैक करना। सीआईए जैसी एजेंसियां जानते हैं कि भारत जैसे लोकतंत्र में अगर किसी नीति को सीधा नहीं बदला जा सकता तो उस नीति को सपोर्ट करने वाले पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर कर दो। रॉ इस बात को समझता है और इसी वजह से वो डायरेक्ट मीडिया काउंटर नहीं करता, बल्कि शैडो मॉनिटरिंग और गवर्नमेंट अलर्ट्स के जरिए काम करता है। इस लड़ाई में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम नागरिक को कभी पता ही नहीं चलता कि कब वो इस वॉर का हिस्सा बन गया। कभी एक मिसलीडिंग ट्वीट, कभी एक मैनिपुलेटेड हेडलाइन या फिर एक स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये सब मॉडर्न इंटेलिजेंस वॉरफेयर के सटल वेपन्स हैं। इसलिए आज का खुफिया युद्ध न सिर्फ सरकारों के बीच है, बल्कि वह जनता की सोच, उनके डिसीजंस और उनके ट्रस्ट को कंट्रोल करने की होड़ बन चुका है। इतिहास बताता है कि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी या सेना से तय नहीं होती। वास्तविक शक्ति उस देश की स्ट्रेटेजिक डीप्थ से आती है और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सबसे छिपा लेकिन निर्णायक हथियार होता है उसकी खुफिया एजेंसी। सीआईए ने पिछले 75 सालों में यही किया है। दुनिया के हर कोने में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए उसने डिप्लोमेसी से ज्यादा इंटेलिजेंस को चुना। चाहे वो वियतनाम हो या अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट हो या लैटिन अमेरिका, सीआईए ने केवल डेटा नहीं जुटाया बल्कि सरकारें तक बदल डाली। भारत कभी भी इस एग्रेसिव इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। आज भारत सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चैलेंजर बन चुका है और इसलिए अब भारत पर निगाहें हैं, सिर्फ कारोबार के लिए नहीं बल्कि ये समझने के लिए कि भारत क्या सोच रहा है, कहां जा रहा है और किन के साथ खड़ा है। सीआईए जैसी एजेंसी के लिए यह जानना क्रिटिकल है, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी अब नॉन अलाइंड नहीं रही, वो मल्टी अलाइंड बन चुकी है। कभी रूस, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी इजराइल। भारत हर साझेदारी को नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर तोलता है और यही बात उसे सीआईए के लिए एक अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर बनाती है। आरएडब्ल्यू की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील है। अब उसे सिर्फ आतंकवाद नहीं रोकना, बल्कि ये भी देखना है कि कौन से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस भारत के अंदर नैरेटिव बना रहे हैं। रॉ का काम अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि कोर्ट रूम से न्यूज रूम तक, यूनिवर्सिटी से यूट्यूब तक फैल चुका है। ये लड़ाई कभी ऑफिशियली नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये हर दिन लड़ी जा रही है, हर स्क्रीन पर, हर शब्द के पीछे, हर फंडिंग के नीचे। इसलिए जरूरी है कि भारत एक ऐसे इंटेलिजेंस कल्चर को विकसित करे जो सिर्फ रिएक्शन न दे बल्कि प्रोएक्टिव और एंटिसिपेटरी हो, जो डिप्लोमेसी से पहले ग्राउंड रियलिटी को समझे और पॉलिसी के पहले परसेप्शन को मैनेज करे। क्योंकि आज का युग सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं है, ये एक परसेप्शन वॉर है, जहां जीतेगा वही जो दिखाई भी कम दे और समझे सबसे ज्यादा। यही है सीआईए और आरएवी की जंग की असली परिभाषा। एक ऐसा युद्ध जिसमें आवाज नहीं होती लेकिन असर पूरी दुनिया महसूस करती है।